Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we are going to discuss solution of a spot test series 08. फिजिक्स का सेक्शन आपका 101 क्वेश्चन नंबर से आया था, 101 से आया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 101 है ना. द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन. ये आप थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, आपको पता होना चाहिए. डोपिंग पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे भी, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी और टेम्परेचर पे भी, तीनों पे ही डिपेंड करता है. तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, और सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है. तो क्वेश्चन नंबर 101 हमने कर लिया. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102. तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे हम लोग. इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन in lithium and helium nuclei are 5.5 mega electron volt and 7.05 mega electron volt, then energy of the reaction. energy of the reaction लिखना है तो energy क्या हो जाएगा? energy हो जाएगा बच्चे रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी. क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बाइंडिंग एनर्जी है ना. तो प्रोडक्ट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का भी बाइंडिंग एनर्जी ही हम लोग लिख रहे हैं. तो प्रोडक्ट का लिखेंगे, प्रोडक्ट है हीलियम. हीलियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे 4 × 2 8. तो ये हो जाएगा 8 × बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हीलियम का है 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हो जाएगा 7.05 माइनस रिएक्टेंट का लिखेंगे बच्चे. तो रिएक्टेंट में है लिथियम और है हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम का बाइंडिंग एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक सिंपल एक प्रोटॉन है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. लिथियम का लिखेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए 7. तो 7 × और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 5.5. तो हो गया 5.5. अब ये हो जाएगा 56.4. मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56.4 माइनस ये हो जाएगा बच्चे 38.5. अब इसको माइनस कर लो. इसको माइनस करोगे तो आएगा 17.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना आ जाएगा? 17.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103. तो चलिए देखते हैं. An ideal inductor of 1/4 pi Henry is connected in a series with a 400 ohm resistance. If 180 volt and 100 hertz AC source is connected across the combination, the phase difference between the voltage and the current. phase difference निकालना है बच्चे. तो tan phi होता है, tan phi होता है हम लोग जानते हैं XL/R. इंडक्टर है, एक्सएल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सएल हो जाएगा 2 पाई एफ × L/R. 2 पाई. फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो 100 हर्ट्ज है, 100 एफ, और एल है 1/4 पाई अपॉन आर. अगर लिखेंगे बच्चे तो आर दे रखा है 400 ओम. कितना हो गया? 400 ओम. तो इससे कट जाएगा 2. ये हो जाएगा 50/400 और हो जाएगा 1/8. और फाई अगर लिखेंगे तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स 1/8. करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 है. तो क्वेश्चन नंबर 103 का
सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। तो चलिए देखते हैं 104। cylindrical bar magnet is kept along the axis of circular coil if the magnet is rotated about its axis then। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है मान लो, ठीक है, और इसके अक्रॉस एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, इसके सेंटर पे सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ऐसे, ठीक है, एक्सिस के अलोंग रखा गया। इफ द मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब इसी, अगर मैग्नेट इस तरीके से रोटेट करोगे, है ना, तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा अगर मैं जो बार मैग्नेट है उसको इस तरीके से रोटेट करूं। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? 0। और जब डेल्टा फाई 0 हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ओनली एन इंड्यूस्ड ईएमएफ गलत है। अ करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल गलत बात। नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। 104 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पहला स्टेटमेंट अगर देखेंगे 105 में, तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि व्हेन अ बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड द टर्मिनल वोल्टेज इज 0। चलो देखते हैं। मान लो एक बैटरी है, तो बैटरी होगा तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। अब इसको अगर तुम शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, मान लो इसका ईएमएफ ई है बैटरी का, है ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो जब शॉर्ट कर देंगे तो बच्चे इसके अंदर जो करंट हो जाएगा सर्किट में आई, वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ई अपॉन आर, ठीक है, आई क्या हो जाएगा? ई अपॉन आर। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, चलो, तो ई माइनस आई इंटू आर। तो ई माइनस आई लिखोगे तो आ जाएगा ई अपॉन आर, और इंटू आर क्या आएगा बच्चे? 0। पहला स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट 2, इन द सिचुएशन ऑफ अ शॉर्ट सर्किट द करंट इज 0। तो क्या करंट 0 है? शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट 0 है? नहीं है ना। आई क्या है? ई अपॉन आर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 105 का सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। तो चलिए देखते हैं 106। क्रिटिकल एंगल ऑफ अ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, है ना, ग्लास से एयर के लिए। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जानते हो, साइन सी क्या होता है बच्चे? 1/μ। क्लियर है? साइन सी क्या होता है? 1/μ। और हम लोग जानते हैं म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो साइन सी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल कम होगा जब लैम्डा जिसका कम होगा। तो लैम्डा इसमें सबसे कम किसका है? तो इसमें लैम्डा सबसे कम है, इसमें मिनिमम पूछ रहा है ना, मिनिमम, ठीक है। तो लैम्डा इसमें सबसे कम हो जाएगा, ब्लू कलर का सही ऑप्शन हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। In a Young's double slit experiment, if the monochromatic source is replaced by a source of white light, है ना, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को रिप्लेस कर देंगे व्हाइट लाइट से, तो देखिए क्या होगा।
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्लिट होता है ना, इधर स्क्रीन होता है, यहाँ पे बनता है सेंट्रल ब्राइट। और सेंट्रल ब्राइट के केस में पाथ डिफरेंस जो होता है ना, दैट इज S1P एंड S2P, आपने किया होगा थ्योरेटिकल पार्ट इसका, तो S1P और H2P बराबर होता है, ठीक है ना। और सेंट्रल ब्राइट के पोजीशन के लिए n का वैल्यू 0 होता है, मतलब सेंट्रल ब्राइट जो है ना, वो n का वैल्यू 0 हो गया तो पोजीशन ऑफ ब्राइट लिखोगे तो n लैम्डा d बाई डी। अब n 0 कर दोगे तो लैम्डा कुछ भी हो, सारे कलर का सेंट्रल ब्राइट एक ही पोजीशन पे बनता है। सारे कलर का जो मैक्सिमा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा है, वो एक ही पोजीशन पे बनेगा, चाहे कोई भी कलर आप ले लो। तो जब आप डिफरेंट कलर व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो उसमें 7 कलर्स होंगे। तो इसमें होगा क्या कि इन सब का, इसमें जितने भी कलर्स हैं व्हाइट लाइट के अंदर, उन सब का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह बनेगा। तो सेंटर वाला जो हो जाएगा एक ही जगह, सातों कलर आके मिल गया, तो जब 7 कलर्स मिल जाएंगे एक जगह पे तो किस तरह का कलर होगा? व्हाइट, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा। बाकी पोजीशन ऑफ फ्रिंज लिखोगे तो ये होता है एन लैम्डा डी अपॉन डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाई इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हर कलर का वेवलेंथ अलग है। तो सेंट्रल ब्राइट के अलावे जितने भी फ्रिंज पैटर्न्स होंगे वो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होंगे, दैट इज अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रिंज डिसअपियर, गलत बात है। सेंट्रल फ्रिंज इज कलर्ड एंड, गलत बात है। सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट, सही बात है क्योंकि मिल रहा है। एंड अदर आर कलर्ड, तो 107 का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। चलिए देखते हैं 108। If the series limit wavelength of Lyman series is 912 angstrom, then for the Paschen series is, तो 1 by lambda क्या हो जाता है जी? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, R हो जाता है 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। खैर सीरीज लिमिट का बात हो रहा है तो 1 by लैम्डा R, n1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और n2 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर आ जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा हमसे पूछ रहा है सीरीज लिमिट फॉर पाश्चन, किसके लिए? पाश्चन के लिए। तो पाश्चन के लिए क्या होता है बेटा? लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, है ना। n का वैल्यू हो जाएगा 3, है ना, और n2 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई लैम्डा डैश, है ना, पाश्चन सीरीज के लिए। तो R 1 बाई 9 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। यानी कि लैम्डा डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 9 अपॉन R। यहाँ से R को 1 बाई लैम्डा लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 9 इंटू लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 इंटू लैम्डा, और 9 इंटू 912 एंगस्ट्रम, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8208 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। इन द गिवन सर्किट द आउटपुट x becomes 0 for the input। बोल रहा है कि x कब 0 होगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो a है तो इधर आ जाएगा बेटा a इंटू बी, एंड गेट है, और इधर हो जाएगा c का बार, ठीक है। नैंड गेट है तो x हो जाएगा a इंटू बी और इंटू C बार का बार,
यही एक्सप्रेशन आएगा, नैंड गेट है तो एंड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और नैंड बार कर देंगे ऊपर। इसको ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हो, ए हो जाएगा ए बी बार प्लस सी डबल बार हो जाएगा, तो ए बी बार प्लस सी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। अब ये 0 कब होगा, ये 0 तभी होगा जब दोनों 0 होगा, और जब दोनों 0, अब दोनों 0 कब होगा, जब ए 0 होगा, और ए 0 एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब ए और बी दोनों 1 हो, तो 1 इंटू 1 1 होगा और बार लगाएंगे तो वो 0 बन जाएगा, है ना। और सी क्या होना चाहिए, सी 0 होना चाहिए, तो मिल चुका है 1 1 0। तो सही ऑप्शन पहला ही है आपका, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 109 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। हाँ, a radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transferred to the surface है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए मोमेंटम हो जाता है अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है ना। एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए E बाई सी होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2E अपॉन सी। तो ये सब तो पता होना चाहिए, 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ EA बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस एंड EE बी द राइट एंगल बाइसेक्टर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, डाइपोल है। अब बोल रहा है कि इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे, सॉरी एक्सियल पॉइंट पे EA है, ठीक है, और इधर कहीं इक्वेटोरियल पॉइंट पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EE है। तो इन दोनों में रिलेशन बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 kp अपॉन RQ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp अपॉन RQ, होता है ना। ये तो सामने ही रिलेशन दिख रहा होगा आपको कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पॉइंट का 2 टाइम्स है, साफ साफ देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। A system consists of 3 masses, 3m, 2m, m connected by a string passing over a pulley P. The mass 3m hangs freely and 2m and m are on rough horizontal table. देख सकते हैं एक मास 3m हैंग कर रहा है, 2 मास हैं 2m and m जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे हैं, जो कि रफ है, ठीक है। The pulley is frictionless and the negligible mass, the downward acceleration of the system ऑफ 3m। तो सिस्टम का भी वही होगा, 3m का भी वही होगा। चलो एक्सेलरेशन लिखना है। एक्सेलरेशन लिखने कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो नीचे लग रहा होगा 3mg, लग रहा होगा ना, और यहाँ पे लग रहा होगा बच्चे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो म्यू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, देखो 2mg यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल, और mg यहाँ पे हो जाएगा, तो 2mg प्लस mg लिख देता हूँ, म्यू इंटू 3mg। क्लियर है। तो नेट फोर्स अगर लिखेंगे बच्चे तो हो जाएगा 3mg माइनस म्यू इंटू 3mg अपॉन टोटल मास लिखना होगा। टोटल मास लिखेंगे तो 3m और 3m इस तरफ हो गया, कितना टोटल हो गया 6m। तो 3mg को उठा लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस म्यू, ठीक है, 1 माइनस म्यू, और नीचे हो जाएगा 6m, तो 2 से कट जाएगा,
आएगा g/2 1 माइनस म्यू, g/2 1 माइनस म्यू। सही ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ secondary maxima in the Fraunhofer diffraction pattern at a single slit is given by A is the width of single slit। अब ये भी पता होना चाहिए आपको डिफ्रैक्शन के केस में, ठीक है, इस तरीके से बनता है, इंटेंसिटी डिक्रीज करता जाता है फ्रिंज पैटर्न का, है ना बच्चे। और जो फर्स्ट मिनिमा बनता है वो बनता है लैम्डा बाई ए पे, और जो फर्स्ट मैक्सिमा बनता है वो बनता है 3 लैम्डा बाई 2a पे। सेकेंडरी मैक्सिमा जो बनता है वो बनता है 5 लैम्डा बाई 2a पे, है ना। एंगुलर पोजीशन बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं? एंगुलर पोजीशन मतलब साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 लैम्डा अपॉन 2a। तो a साइन थीटा इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 बनेगा। ब्राइट का पूछ रहा है, मैक्सिमा का पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। डार्क बनेगा लैम्डा बाई ए पे, फिर बनेगा 2 लैम्डा बाई ए पे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट का जो विड्थ होता है वो होता है 2 लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए ऊपर, लैम्डा बाई ए नीचे। क्लियर है? तो थ्योरी का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। सही ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो 113 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे 114। तो चलिए देखते हैं। 114, a wall has 2 equally thick layer A and B of different material. The thermal conductivity of A is twice that of B. एक दीवार A है मान लो, और एक दूसरा दीवार है A और B, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि इसका K है थर्मल कंडक्टिविटी, इसका 2K है, ठीक है, डेट ऑफ B। A temperature difference of 30 degree Celsius is maintained across the wall with the outer side of A at higher temperature than the outer साइड ऑफ बी, ए लोअर टेम्परेचर पे है, और ये डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री का। थर्मल इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस ए एंड बी। आपको पता है कि करंट तो सेम ही फ्लो करता है ना, थर्मल करंट, dq बाई dt सेम होता है। एक बार स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा सेम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? दोनों से रेशियो सेम हो जाएगा करंट का, 1:1। बनाने का जरूरत नहीं है, थ्योरी का पार्ट है, आपको पता है कि सीरीज में होगा, अगर सीरीज में होगा तो सेम करंट फ्लो करेगा, सेम dq बाई dt फ्लो करेगा। क्लियर है? तो 114 क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। If force F, velocity V, density D and density D are taken as fundamental quantities, the dimension formula for Young's modulus will be। Young's modulus का dimension बताना है। तो Young's modulus मान लेते हैं, जो Young's modulus है वो डिपेंड कर रहा है F का पावर A पे, V का पावर B पे और D का पावर C के। क्लियर है? यंग्स मॉडुलस क्या हो जाता है बेटा? यंग्स मॉडुलस हो जाता है, और इसका जो डायमेंशन होगा, पहले तो इधर लिख लेते हैं फोर्स का, तो ये हो जाएगा ml(t-2), वेलोसिटी हो जाएगा l(t-1), और डेंसिटी हो जाएगा ml-3c। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, और इसको और आगे लिख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस बाद में लिखेंगे। तो m का पावर यहाँ बच जाएगा a, और यहाँ बच जाएगा -3c, सॉरी, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया c, तो a प्लस c। l का पावर हो जाएगा यहाँ a
यहाँ b और यहाँ -3c, और t का पावर हो जाएगा -2a -b, और उधर तो है नहीं तीसरे में। क्लियर है। यंग्स मॉडुलस का लिख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस का लिखेंगे तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशन होता नहीं है, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा ML_T-2 अपॉन L2, तो ML-1T-2, ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस का। यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास A + C = आ रहा है 1, A + B - 3C = आ रहा है -1, और -2A - B = आ रहा है -2। क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। किसी भी दो को सॉल्व कर दो तो एक इक्वेशन मिलेगा, और उसको तीसरे से सॉल्व कर दो तो सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, पहला और दूसरा को सॉल्व कर रहा हूं। तो A + C = 1 हो जाएगा, और A + B - 3C = -1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं C को हटाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C गायब हो जाएगा बच्चे, इधर हो जाएगा 3A और प्लस A, ये हो जाएगा 4A, है ना, और यहाँ बच जाएगा B = ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे आ गया 4A + B = 2 आया है, देखो कट गया, B और B कट गया, यहाँ बच गया 2A और यहाँ हो गया 0, तो A का वैल्यू क्या हो गया, 0। A का वैल्यू आ गया 0। अब A का जब वैल्यू 0 हो गया तो B का वैल्यू हो गया 2। ठीक है। अब B का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो C निकालना पड़ेगा। तो हाँ, तो A का वैल्यू 0 पुट करते थे, C का वैल्यू 1 आ जाएगा, सब मिल गया। यहाँ पे देखो A का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया तो C क्या मिल गया, तो A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 1। मतलब सही में जो एक्सप्रेशन बन रहा है F0 V और D का पावर 1। ठीक है, सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 115 का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखेंगे 116। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखा है v = -k/i माइनस kx/j, यही है ना, मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूं मैंने। ठीक है। अब v जब आप लिखते हैं तो क्या है, यहाँ पे क्या है, ये है vxi, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस v/j, यही लिखते हो ना। तो vx का मतलब क्या होता है, vx का मतलब होता है dx/dt, और dx/dt कितना है, dx/dt है k/, क्या है, k/। ठीक है। इसी तरीके से vy अगर देखोगे तो हो जाएगा dy/dt, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -kx। ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना, सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, dy/dx बचेगा। क्या बचेगा, सेकेंड में से फर्स्ट dt कट जाएगा, और इधर बच जाएगा -x/y। ठीक है। अब इसको आप बाई dy लिख लो, -x dx लिख लो, इंटीग्रेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y²/2, इधर हो जाएगा x²/2 प्लस कांस्टेंट, माइनस में एक तरफ कर लो
तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। 2c एक अलग तरह का कांस्टेंट, 2c भी तो कांस्टेंट ही है ना। दिस इज द इक्वेशन। देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो 116 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे हम लोग। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज 3 times दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स मीन डेंसिटी is triple that of the earth. What is the time period of simple pendulum on this planet if it is second pendulum on the earth? ठीक है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता है बच्चे t इक्वल टू 2 रूट अंडर l अपॉन g। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि g जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रो इंटू आर के। ठीक है, where rho is the density, r is the radius। ठीक है, तो इन दोनों को रिलेट करके हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, g के जगह पे लिख सकते हैं रो r। ठीक है, यानी कि t1 अपॉन t2 इनवर्सली है तो हो जाएगा रूट अंडर रो 2 r2 अपॉन रो 1 r1। क्लियर है बच्चे? बोल रहा है कि इफ इट इज सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। तो t1 हो गया 2, t2 पूछ रहा है, रो 2 मेन डेंसिटी हो गया 3 टाइम्स, तो हो गया 3 रो, r2 रेडियस भी हो गया 3 टाइम्स और नीचे हो गया रो r, तो कट गया है ना। तो यहाँ से आप जब t2 लिखेंगे तो t2 हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ 3 इंटू 3 3 बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन 3 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 3 सेकेंड। सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 117 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर हो जाएगा 1। आगे देखते हैं 118। एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट one end and open at other resonate with the tuning fork when the smaller length of the column is 20 centimeter। smaller length मतलब फर्स्ट हार्मोनिक में रेजोनेट कर रहा होगा। ठीक है, क्या हो जाता है लैम्डा बाई 4, और लैम्डा बाई 4 इक्वल टू कितना दे रखा है जी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेट कर रहा है, तो नेक्स्ट लार्जर लेंथ कौन सा आएगा? दिस है ना। और ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 कितना है बच्चे? 20 सेकेंड, तो 3 इंटू 20 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर था, और 20 सेंटीमीटर इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। 118 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। A stretched string of length 4 meter has mass 8 gram. The tension in the string is 180 Newton. If it is plugged at a distance of 12.5 centimeter from one end, the frequency of vibration is। देखिए, जब किसी स्ट्रिंग को, है ना, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर। ठीक है, स्ट्रिंग को प्लग किया गया है कहाँ पे? स्ट्रिंग को इधर कहीं प्लग किया गया है बच्चे 12.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, किसी एक एंड से टेंशन दे रखा है, टेंशन लिख लेते हैं 180 न्यूटन। मास दे रखा है 8 ग्राम। ठीक, तो जब प्लग करोगे तो ये बनेगा एंटी नोड, इधर है नोड,
ठीक है, तो एक लूप जब बनेगा तो एक लूप का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा जी, 12.5 का ट्वाइस, डेट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स ही क्या होगा, नंबर ऑफ हार्मोनिक, और नंबर ऑफ हार्मोनिक कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है पूरा स्ट्रिंग का 400 और अपॉन 25 16, यानी कि ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करने वाला है 16th हार्मोनिक के अंदर। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा n अपॉन 2l रूट अंडर t अपॉन म्यू, n हो गया 16 टू l, l लिखोगे तो हो जाएगा 400, मीटर में लिख लेते हैं, ठीक है 4 मीटर, t अपॉन म्यू, t हो जाएगा 180, म्यू अगर लिखेंगे तो m अपॉन l होता है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 4, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा बच्चे। तो इधर पुट कर देता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये हो गया 8 16 2 आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 90 और ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया 2 इंटू 300 आएगा इधर, तो हो जाएगा 600 हर्ट्ज। कितना, 600 हर्ट्ज। तो 119 का सही ऑप्शन हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। A solenoid placed inside another solenoid, the length of both being equal, carrying same magnitude of current, the parameter like radius and number of turns are in the ratio 1:4 for the two solenoids. The mutual inductance on each other with respect to each other. Mutual inductance with respect to each other हम लोग को पता है M12 इक्वल टू M21 होता है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, रेडियस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 120 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, N1 है 6 मोल्स और डाया एटॉमिक है, ठीक है, और N2 है 8 मोल्स, और ये कौन सा है, आर्गन। आर्गन होता है बच्चे मोनो एटॉमिक। एट टेम्परेचर T, neglecting all the vibrational modes, the total internal energy, तो total internal energy लिखेंगे, है ना, तो पहले इसका लिख लेते हैं डायटोमिक का, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स है 6, डायटोमिक का CV होता है बच्चे डायटोमिक का CV 5/2R, कितना हो जाएगा 5/2R, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/5 होता है तो 5/2R, और इंटू T प्लस इसका लिखेंगे तो 8 मोल्स, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3/2R मोनो एटॉमिक का, इंटू T, तो हो जाएगा देख लीजिए 15 RT प्लस 12 RT, यह आ जाएगा 27 RT। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 121 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112। Three particles each of mass 2 kg are placed at the corner of a right angle triangle AOB। ठीक है, AO है, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। Being the origin, O being the origin, O origin है, मतलब इसका 0 0 हो गया। Of the coordinate system OA and OB along X
एंड पॉजिटिव बाई, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव बाई, ठीक है, सही लिया है, रेस्पेक्टिवली। इफ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चे 2 0 और इसका हो जाएगा 0 2, ठीक है। 2 मीटर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, RCM पूछ रहा है, तो RCM लिखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो x cm लिखोगे तो x cm कितना हो जाएगा, सेंटर वाले का 0 m इंटू 0, दूसरे वाले का हो जाएगा m मतलब 2 है, कितना मास है 2 kg, 2 इंटू 2, और तीसरा वाले का भी कोऑर्डिनेट x का 0 है तो 0 अपॉन मास हो जाएगा 6, तो 4 अपॉन 6 2/3 आया है। इसी तरीके से बाई cm लिखेंगे तो बाई cm हो जाएगा, इसका तो 0 ही हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा बच्चे, इसका लिखेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 अपॉन 6, इसका भी आया 4/6 2/3, तो RCM लिखेंगे तो आ जाएगा 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप, तो 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप सही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, तो 112 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला सवाल देखेंगे, चलिए देखते हैं। Focal length of a biconvex lens is f and mu equal to 1.5. Regarding the focal length of column 1 with column 2, mark the correct option from quotes given below. मैच करना है बेसिकली। हाँ, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, अगर बाई कॉन्वेक्स है, r और r है, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/r 1/f म्यू माइनस 1 1/r प्लस 1/r, और f हो जाता है बच्चे r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। इसका फोकल लेंथ f माना है हमने, जो कि क्या है r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, और इसका अगर एक पार्ट ले लो हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r, दूसरा वाला हो जाएगा 1/∞, और f डैश लिखेंगे तो आएगा r अपॉन म्यू माइनस 1। अब ध्यान से देखो, जो f डैश है इसका जो फोकल लेंथ है इसका डबल है, 2f है ना, है कि नहीं। तो अगर इसका f मान लिया जाए तो इसका हो जाएगा 2f, है ना, इसका हो जाएगा बच्चे f/2, 2 हो गया ना, तो 1/f प्लस 1/f f/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा बच्चे अगेन, इसका कितना है, इसका है एक का 2f और इसका भी 2f, तो मिलके क्या हो जाएगा f, तो सही आंसर हो जाएगा। देख लो, a का हो गया कौन सा, 2f कौन सा है, q p एंड r एंड d का हो जाएगा अगेन p, तो q p r एंड p, q p r p सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो 1 2 3 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, आगे देखेंगे अगला सवाल, तो चलिए देखते हैं। 124, यहाँ पे देख सकते हैं B1, B2 एंड B3 आर द 3 आइडेंटिकल, एक ही तरह का बल्ब है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ अ स्टेडी EMF विद की K क्लोज्ड। व्हाट हैपेन टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B1 एंड B2, 1 एंड 2 के बारे में बात कर रहा है। When the key is opened, जब आप इस स्विच को, की को ओपन कर देंगे तब क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो बच्चे, ब्राइटनेस जो है वो पावर से रिलेटेड है, और पावर होता है I²R, ठीक है, मतलब पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है I² का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं,
क्योंकि तीनों के तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, मतलब तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो जब तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो ब्राइटनेस उसका किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। पावर किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब जिसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा उसके अंदर उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो अगर की क्लोज है तो करंट देख लेते हैं, आई, यहाँ पे करंट हो जाएगा आई, और आई अगर हम लोग लिखेंगे तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा बच्चे V अपॉन आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट। आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो आर आर पैरेलल में R/2 प्लस आर 3R/2, तो 3R/2 ये हो जाएगा 2V अपॉन 3R। ये तो इसमें I हो गया, और अगर इसमें लिखेंगे तो इसमें I1 हो जाएगा और इसमें I2 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम इक्वल रेजिस्टेंस है, बराबर हो जाएगा। I1 I2 बराबर हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा, मतलब है कि ये V अपॉन 3R हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हमें पता चलेगा जब हम इस स्विच को ओपन कर देंगे तब हमें देखना पड़ेगा कि करंट में बदलाव आ रहा है क्या। बदलाव आएगा तो पावर में बदलाव आएगा, ब्राइटनेस में बदलाव आएगा। तो मान लो इस स्विच को मैं ओपन कर दे रहा हूं तो ये तो सर्किट से गायब हो गया। अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो जब सीरीज में हो गए तो आई जो है अब वो क्या हो गया? वो आई हो गया V अपॉन 2R, और वही करंट, सेम करंट, दैट इज I2 भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो गायब हो गया। जो करंट इसमें वही करंट इसमें, यानी कि दोनों का ब्राइटनेस इक्वल होने वाला है बाद में। तो V अपॉन 2R। अब कंपेयर कर लो, पहले B1 में जा रहा था 2V अपॉन 3R और अब जा रहा है V अपॉन 2R। पहले ज़्यादा जा रहा था कि अभी जा रहा है? तो बेटा 2 अपॉन 3 बड़ा होता है 1 अपॉन 2 से, मतलब पहले ज़्यादा करंट जा रहा था B1 में, अब कम जा रहा है। तो B1 का ब्राइटनेस डिक्रीज करेगा। अच्छा, B2 का देखते हैं। B2 में पहले करंट जा रहा था V/3R और अब उसमें करंट कितना जा रहा है? V अपॉन 2R। करंट बढ़ गया है, इसका मतलब B2 का ब्राइटनेस क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। तो B1 डिक्रीज एंड B2 इंक्रीज। तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B1 डिक्रीज एंड B2 इंक्रीज। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेटवर्क शोन इन द फिगर। यहाँ पे V टचस्टोन ब्रिज है, R अपॉन 4R, R अपॉन 4R सही है, यूजलेस है, कोई काम नहीं है इसका सर्किट में। ठीक है, अब द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ G। सही बात है, G से डिपेंड नहीं करता अगर बैलेंस्ड V टचस्टोन ब्रिज है तो। ठीक है, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ G। सही स्टेटमेंट है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 8R/5। तो ये हो जाएगा 2R और इंटू ये हो गया 8R अपॉन 8R प्लस 2R 10R, 8R अपॉन 5। ये भी सही है, ये भी सही है बच्चे। पैरेलल में निकाल लो, इनको सीरीज और फिर पैरेलल में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। द करंट थ्रू G इज 0। गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होगा, बैलेंस्ड है, तो ये भी सही है। तो सही ऑप्शन हो गया ऑल 1, 2 एंड 3। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 2। तो 125 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126। तो चलिए देखते हैं 126। A positive charged particle is released from rest in a uniform electric field. The electric potential energy of the charge. Positive charged particle को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा ना, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है? हाई से लो की तरफ। तो लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका? डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। 126 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे 127। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे बच्चों। अ बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट 4.5 × 10⁴
unit is rotating in a horizontal plane in the space containing magnetic induction B equal to 8 into 10 to the power minus 4 Tesla. The work done in rotating the magnetic slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree from the field is. वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन हम लोग जानते हैं, वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाएगा बच्चे m इंटू बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है ना. तो पहले पैरेलल था मतलब 0 डिग्री, तो एम बी cos 0 माइनस cos 60 डिग्री पुट कर लेते हैं वैल्यू. ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम इंटू बी हो गया. cos 0 हो जाएगा 1, cos 60 हो जाएगा 1/2. अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा 18 जूल. कितना आएगा 18 जूल. क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, समझ गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 127, तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 3. अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128. तो चलिए देखते हैं. द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20 सेंटीमीटर. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बात हो रहा है. इज 20 सेंटीमीटर. द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, मतलब नॉर्मल कंडीशन के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में वो दे रखा है 75. ठीक है, और क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप नहीं माफ कीजिएगा माइक्रोस्कोप. और ये कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर. ठीक है. इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एफ ई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. तो चलो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में वो हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई. एल दे रखा है कितना 20, वी नॉट हमें नहीं पता, एफ ई दे रखा है 4. तो यहाँ से हमें वी नॉट पता चल गया 20 माइनस 4 16 सेंटीमीटर. ठीक है. अब नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में है ना, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो हो जाता है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई. अब सब कुछ पुट कर लेते हैं. एम का वैल्यू दे रखा है मैग्निफिकेशन का 75, वी नॉट का वैल्यू हमने अभी निकाला 16, यू नॉट हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डी हो जाएगा 25 और एफ ई हो जाएगा 4. ठीक है. अब इधर से हो जाएगा 3 जा, और अगर यू नॉट लिखें तो हो जाएगा 16 अपॉन 12 और लिख सकते हैं 4 अपॉन 3 1.33 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा 1.33 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सही ऑप्शन यहाँ पे अगेन क्या है 1.33 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है, समझ गए होंगे. अगला सवाल देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 129. तो देख लीजिए 129 के अंदर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट. इलेक्ट्रॉन का हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना है. हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2m/k. इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको करना पड़ेगा. तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अंदर हो जाएगा स्क्वायर रूट के 2 m. कितना बच्चे, m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg के. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.46 एंगस्ट्रॉम. क्या आएगा 4.46 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा. क्लियर है बच्चों. अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर
130 चलिए देखते हैं। A man can throw a stone such that it acquires maximum horizontal range 100 meter. The maximum height to which it will rise for the same projectile in meter is, है ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया होगा बच्चे 45 डिग्री। कितना हो गया होगा 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया होगा, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये कितना है 100 मीटर। अब अगर मुझे मैक्सिमम हाइट लिखना है सेम प्रोजेक्टाइल के लिए तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g। क्या आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो आप देख सकते हैं 1/4 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी हमने देखा है कितना है 100, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100 दैट इज 25 मीटर। कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे 130 का ऑप्शन नंबर 1, 25 मीटर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। (131) इसके अंदर क्या है, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m इन ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट फोर्स। तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, है ना। तो फोर्स कांस्टेंट है तो F इंटू एस डेल्टा के, है ना। तो मास से कोई रिलेशन नहीं है, फोर्स जब कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, F कांस्टेंट है तो F इक्वल टू के, F को लिख लीजिए m मास इंटू एक्सेलरेशन v dv अपॉन dx इक्वल टू के, कांस्टेंट है तो m v dv k dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो तो इधर इंटीग्रेट करोगे तो आएगा बच्चे mv स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा kx। mv स्क्वायर क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है kx, मास से इंडिपेंडेंट है। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ मास 131 का ऑप्शन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। A given sample of an ideal gas occupies a volume V at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? अब लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू होता है nRT। तो PV n को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT, ठीक है। P इंटू एम कर लो, है ना, और P इंटू एम लिखेंगे तो हो जाएगा m अपॉन VRT। क्लियर है बच्चे। और PM हो जाएगा रो RT, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, रो हो जाएगा PM अपॉन RT, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर मास को लिख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, जो कि क्या दे रखा है m। क्लियर है। अपॉन r इंटू टी। तो PM इसको लिख सकते हैं बच्चे r अपॉन NA और इंटू टी, और इसको लिख सकते हैं PM r अपॉन NA होता है K, इधर लिखा हुआ है KT। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। तो 132 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। A particle moves in a circle of radius 3 meter
at a speed of v equal to 60 where v is meter per second, t is in second, find total acceleration. टोटल एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन लिखेंगे तो dv अपॉन dt हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, और v हमें कब देखना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, तो v हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन r है 3, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। अब ए आर कितना, 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, रूट 180, ठीक है। कितना आएगा बच्चे, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 133 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है। आगे देखेंगे अगला सवाल 134। हाँ, as the temperature is increased the period of simple pendulum, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, ठीक है। और लेंथ जो है वो बच्चे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो ये टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, है ना। तो द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा, तो इंक्रीजेज सेकेंड में है, इंक्रीजेज एट इट्स इफेक्टिव लेंथ, इंक्रीजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास बिलो द सेंटर ऑफ द बॉब, गलत है। इंक्रीजेज एज इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेज even though its center of mass still remains at the center of the bow। दोनों में आपको शायद डिफरेंस समझ में नहीं आए कि क्या डिफरेंस है, तो मैं समझा देता हूँ। एक में बोल रहा है कि लेंथ तो इंक्रीज करेगा लेकिन बॉब का सेंटर ऑफ मास वहीं सेंटर पे ही रहेगा। एक में बोल रहा है लेंथ इंक्रीज हो रहा है और सेंटर ऑफ मास बॉब का सेंटर से नीचे शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दिस, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। तो 134 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों। 135 नंबर देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रेस्पेक्टिवली आर। एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज कर दिया गया, ठीक है, और फिर आइसोलेट कर दिया, मतलब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। अब क्या किया जा रहा है कि सेपरेशन डी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो डी को इंक्रीज करोगे तो चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो चार्ज का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है डी से, है ना। तो चार्ज तो रहेगा कांस्टेंट। तो दो ऑप्शन तो गए, बच गया पहला एंड तीसरा, तो कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। अब चूंकि चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और पोटेंशियल होता है V इक्वल टू E इंटू डी। तो V जो है वो प्रोपोर्शनल होगा D के, तो जब D बढ़ाओगे तो V भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो D हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सेपरेशन क्या बढ़ा रहे हैं, सेपरेशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इंक्रीज करेगा, भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, कैपेसिटेंस C होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो D बढ़ेगा, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है ना, तो घटेगा, तो सही है। तो सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे 135 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे 136। 136 assertion, if net force on a system is 0 then momentum of every individual body remains constant। गलत बात है,
मोमेंटम नेट मोमेंट टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम हो सकता है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, इफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। गलत बात है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। हो सकता है दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखेंगे 137। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस 2r about an axis which is tangential to the circumference of the disk। ठीक है, तो सेंटर ये हो जाता है ICM, है ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा ICM, ओहो क्या हो जाएगा? ICM, है ना, इसके अबाउट I लिख रहे हैं, प्लस MD²। तो ICM लिखेंगे तो डायमीटर के अबाउट होता है डिस्क का MR²/4। क्या हो जाता है जी? MR²/4। डिस्क ही है ना, ठीक है, MR²/4। यहाँ पे एक चीज और, टेंजेंशियल टू द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो MR के जगह पे लिखेंगे 2R²/4 प्लस MD कितना हो जाएगा बच्चे? 2R। रेडियस 2R दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा MR² प्लस यहाँ हो जाएगा 4MR², हो जाएगा 5MR²। सही ऑप्शन हो जाएगा 137 का ऑप्शन नंबर 2। सही है, माफ कीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे 138। शेल इज फायर्ड from a cannon with a velocity v at an angle theta with the horizontal at the highest point. It explodes into two pieces of masses in the ratio 1:3. Lighter mass retraces its path to the cannon, the speed of the other heavier piece immediately after the explosion। देखिए कैनन ने फायर किया, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना एंगल पे फायर किया? मान लो थीटा पे। यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया 1:3m, है ना, मतलब m/3m। एक का m, टोटल मास मान लेते हैं इसका 4m। ठीक है बच्चे, तो जो एक है वो पाथ को रिट्रेस कर गया है, इसका मतलब उसको वही वेलोसिटी मिल गया जो इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी था, तभी वो ओरिजिनल पॉइंट पे आएगा, है ना। तो इसका वेलोसिटी हमें पता चल गया, इसका वेलोसिटी रहा होगा u cos थीटा, और इसका भी वेलोसिटी उतना ही था टूटने से पहले आगे की तरफ, u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे यही होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, Pi इक्वल टू Pf। तो इनिशियल लिखेंगे तो टोटल मास 4m टूटने से पहले, बिफोर ब्रेकिंग। मास क्या कितना है? 4m। वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा। टूटने के बाद जो लाइटर वाला है उसका मास है m, और वो पीछे की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस लिख रहा हूं, u cos थीटा। सेम पॉइंट पे जा रहा है मतलब उतना ही वेलोसिटी उसको मिला होगा, प्लस दूसरा वाला जिसका मास 3m है उसका वेलोसिटी हमें पता करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3mv' इक्वल टू 3mv', इसको इधर ले आओ, ऐड हो जाएगा 4m प्लस m 5m u cos थीटा। ठीक है, तो m से m गया, v' हो गया 5/3 u cos थीटा। तो 5/3 u cos थीटा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 है। 138 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला सवाल देखेंगे 139। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिटर्जेंट इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, गलत है। वेंचुरीमीटर मेजर्स द फ्लो स्पीड ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, गलत है ना। नेक्स्ट, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स आर प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द रेडियाई, सही है। वीटी प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नहीं, पास्कल्स लॉ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, सॉरी इसको कैसे कर दिया, सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो 139 का करेक्ट ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140।
टू बॉल्स ऑफ इक्वल मास हैव हेड ऑन कोलिजन विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, एम एम है ना, और दोनों का वेलोसिटी कितना है 8 8, ठीक है। आफ्टर कोलिजन एक किधर जाएगा, मान लो V1 से, एक इधर जाएगा V2 से, अपोजिट ही जाना है क्योंकि मोमेंटम जीरो है ना। तो इनिशियल मोमेंटम Pi इक्वल टू PF अगर लिखोगे तो इनिशियल है जीरो क्योंकि दोनों 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, इक्वल मास है दोनों का तो जीरो हो जाएगा। अब फाइनल लिखोगे तो वापस mv1 और माइनस mv2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि v1 और v2 क्या है, बराबर है। v1 और v2 क्या है, बराबर है। E दे रखा है, E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो v1 और v2 बराबर हैं, इसको v मान लेता हूं। तो E का वैल्यू है 1/4, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, v1 प्लस v2 2v, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 8 प्लस 8 16, तो 2v इक्वल टू हो गया 4, v इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों का वेलोसिटी बराबर है तो ईच हो जाएगा 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं 141 देखेंगे, चलिए। फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ body of mass is raised to a height nr/3 above surface of earth। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह के केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh अपॉन 1 प्लस h/r। फॉर्मूला है बच्चे, है ना, डेरिवेशन से आता है, आपको याद होना चाहिए वैसे। तो mgh के जगह पे लिखेंगे nr/3 और 1 प्लस h के जगह पे लिखेंगे nr/3 अपॉन r, तो आ जाएगा n/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा nmgr अपॉन 3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस n अपॉन 3 कट जाएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा n अपॉन n प्लस 3 mgr, n अपॉन n प्लस 3 mgr सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। तो 141 का ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको। A lift starting from rest with a constant upward acceleration moves 2 meter in 0.8 second। तो s इक्वल टू हाफ at², क्योंकि u 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, 2 मीटर गया है हाफ a, एक्सेलरेशन लिखेंगे, पता करना है, टाइम हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4/0.8 इंटू 0.8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पॉइंट हटा दो तो इधर हो जाएगा 400 और 44, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बच्चे, क्योंकि ये 1/16 हो जाएगा और 100/16 होता है 6.25, ठीक है। चलिए, तो 6.25 आ गया। इफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट होल्ड्स अ पैकेट 4 kg बाय अ स्ट्रिंग, है ना, तो स्ट्रिंग से एक 4 kg का पैकेट है और ये ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, कितना एक्सेलरेशन से, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन आप जानते हैं, t हो जाएगा mg प्लस a हो जाएगा 4, 10 प्लस 6.25, 4 इंटू 16.25, तो 65 आएगा, 65 न्यूटन
सही ऑप्शन बन जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे 143। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद टाइम। वे इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ दैट। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को क्या पूछा जा रहा है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t/2। t/2 किधर है जी? t/2 ये हो गया नहीं, एक्सेलरेशन 0 होगा यहाँ पे, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, गलत ऑप्शन है। द फोर्स इज 0 एट टाइम 5t/4। 5t/4 नहीं, फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ये गलत है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट 3t/4। 3t/4 एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, गलत बात है। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टाइम t/4। t/4 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और टोटल एनर्जी के बराबर होगा, सही बात है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है 144। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डे ऑफ अर्थ सो दैट द apparent g at the equator becomes 1/3 of its value at surface। apparent g क्या होता है इक्वेटर पे? g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अब बोल रहा है कि जो apparent g है वो कितना हो जाए? becomes 1/3 of its value। तो g हो जाए g/3, 1/3 ना, हाँ। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे तो हो जाएगा, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, 2g0 2g/3। g0 का मतलब सरफेस से है, उसी को मैंने लिखा है, g0 ही ले लो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहां से ओमेगा हो जाएगा 2g/3r का रूट। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डे, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो 2π/t 2g/3r, यहाँ से टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/√2g/3r। वैल्यू पुट कीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू पुट कीजिए, तो ये वैल्यू आता है बच्चे 1.73 आवर्स। तो पुट करने के बाद ही आएगा, सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 144 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 145। हाँ, A charged particle is projected in magnetic field B दे रखा है and the acceleration of the particle is found to be। Find the value of x। अब आपको पता होना चाहिए कि B परपेंडिकुलर होता है फोर्स के एक्सेलरेशन के, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? B डॉट ए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर B डॉट ए लिखेंगे तो हो जाएगा 4x - 6 = 0, x = आ जाएगा 3/2। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। क्लियर है, तो 145 का 2। अगला सवाल देखेंगे 146। अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है 4 मीटर, एरिया दे रखा है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस 4 × 10⁻11। ठीक है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, डेल्टा एल भी दे रखा है 0.2 mm। ठीक, तो वर्क डन हो जाएगा ½/A/L इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक के कहलाता है स्प्रिंग में, स्ट्रिंग के अंदर। तो बाई का वैल्यू 4 × 10⁻11, ए का वैल्यू 10⁻⁻4, एल का वैल्यू 4 और एल का 0.2 × 10⁻³ का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आएगा ये 0.2 जूल। क्या आएगा? 0.2 जूल, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, तो 146 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सॉल्व कर लीजिएगा। आगे अगला
147. A series LCR circuit is connected an AC source E इक्वल टू दे रखा है इक्वेशन, करंट फ्रॉम सप्लाई, करंट का भी इक्वेशन दे रखा है, EMF का दे रखा है. व्हाट इज द एवरेज पावर? एवरेज पावर डिसिपेटेड हमसे पूछ रहा है. तो एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या हो जाएगा बच्चे, अगर P एवरेज लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे VRMS IRMS और इंटू कॉस फाई. तो सबसे पहले तो हमें इसमें फेज डिफरेंस कॉस फाई निकालना पड़ेगा. तो ये जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1. कर सकते हैं, दोनों का फेज डिफरेंस निकाल दीजिए. तो फाई 2 पाई बाई 24 है माइनस ऑफ पाई बाई 8 लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 24 प्लस पाई अपॉन 8. एलसीएम ले लीजिए, 24 आ जाएगा, पाई आ जाएगा प्लस 3 पाई आ जाएगा. तो हो जाएगा 4 पाई अपॉन 24 और ये हो जाएगा पाई अपॉन 6. तो फेज डिफरेंस सिंपली इन दोनों को माइनस कर देना एक दूसरे से, आपको मिल जाएगा पाई बाई 6. अब हम लोग लिख सकते हैं VRMS. ये तो पीक वैल्यू है, तो RMS वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन रूट 2. करंट का ये हो गया है ना, पहले मैंने करंट को लिख दिया है, ठीक है. इसी तरीके से अगर EMF वोल्टेज का RMS वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन रूट 2 और इंटू कॉस फाई कितना है, फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 6 का, ठीक है. तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, तो 24 कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 लिखोगे बच्चों तो होएगा रूट 3 बाई 2. तो हो जाएगा 12 इंटू रूट 3 और ये आएगा ऑलमोस्ट 20.8 वॉट. क्लियर है, कितना आ जाएगा 20.8 वॉट. तो सही ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है. 148 इसमें क्या बोला जा रहा है, 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास 2m, दोनों का मास 2m है, आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 2l. यहाँ पे लेंथ भी कितना है 2l और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. इफ one of the particle is given an impulse mv as shown in the figure, then the angular velocity of the system. एंगुलर वेलोसिटी बताना है. मान लो ये सेंटर है और ये सेंटर है और ये वाला लेंथ कितना है जी, मान लो ये लेंथ L है, ठीक है. तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कंजर्व करवा देते हैं, है ना. तो Li है ना अबाउट ओ बोल देता हूँ, कंजर्व रहेगा इनिशियल और फाइनल. क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो जब कंजर्व रहेगा तो क्या लिखेंगे, इनिशियली कितना हो जाएगा mv और इंटू ये लेंथ है बच्चे L और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट. तो कितना हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 2m इंटू एल स्क्वायर, दूसरे का लिखेंगे तो उसका भी हो जाएगा 2m इंटू एल स्क्वायर, है ना. तो I हो गया पूरा का I, तो I इंटू ओमेगा. तो हमसे ओमेगा पूछ रहा था, तो mvl अपॉन 4m l स्क्वायर. m से m गया, l से l गया, ओमेगा इक्वल टू आया v अपॉन 4l. v अपॉन 4l सही ऑप्शन हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है बच्चों. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिया है सेंट्रल पॉइंट के अबाउट, ठीक है. चलिए अगला देखते हैं. 149 2 galvanometer A and B are required current 6 ampere and 8 milliampere, 6 milliampere and 8 milliampere respectively to produce the deflection of theta division. Then current sensitivity से रिलेटेड सवाल है. करंट सेंसिटिविटी होता है बच्चे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट और हो जाता है BNA अपॉन K. तो आप देख सकते हो कि जो करंट सेंसिटिविटी है, थीटा तो बोल रहा है कांस्टेंट है ना, सेम डिफ्लेक्शन है ना, तो थीटा कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा. तो CSA अपॉन CSB इज इक्वल टू IB अपॉन IA. तो IB दूसरे वाले का 8, ठीक है. तो CSA CSB इक्वल टू 4/3
है ना, और यहाँ से CSA इक्वल टू 4/3 CSB करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि A का जो करंट सेंसिटिविटी है वो 4/3 टाइम्स B के है, तो सेंसिटिविटी ऑफ B इज 4/3 टाइम्स ऑफ, उल्टा बोल रखा है ना, तो गलत हो गया। A एंड B आर इक्वली सेंसिटिव, नहीं है, गलत बात है। B इज मोर सेंसिटिव, नहीं, A वाला ज्यादा सेंसिटिव है, गलत बात है। A इज मोर सेंसिटिव, ऑब्वियस सी बात है, A ज्यादा सेंसिटिव है, तो 149 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है 150। हाँ, पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। A negative test charge experience a force opposite to the direction of field। इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये तो सही है। The tangent drawn to the line of force represent direction of electric field, ये भी सही है, प्रॉपर्टीज है सारे। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये भी सही है, प्रॉपर्टीज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, गलत है, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट ऑप्शन जो आपको चूज करना है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।